So, hello people, Ram Ram, this is Diksha, and I welcome you all at the platform of the beginners Nook. So, this is the 9th वीडियो ऑफ द चैनल जिसमें हम अभी तक हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं, जिसको हमने 6 पार्ट्स में कंप्लीट करा था। संज्ञा हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में, इसको 2 क्लासेस में कवर करा था ना। आज करने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को भी मैंने क्या करा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ओके, हाँ, दिस वाज योर इंडेक्स। आज है फर्स्ट पार्ट विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह कहते कैसे हैं? तो विराम चिन्ह इंग्लिश में इसको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, विराम का अर्थ होता है ठहराव या आराम। ठहराव मतलब कहीं पे ठहरना, या फिर आराम करना कहीं पे। भाषा के लिखित रूप को रुकने या विराम के लिए जिस संकेतों का प्रयोग किया जाता है वह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो भाषा में जब कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो कंटिन्यूसली बोलते थोड़ा ना चले जाते हैं, कहीं भी थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं, फिर थोड़ा सा सांस लेते हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सांस ली, फिर नेक्स्ट सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे करके हम अपनी बात करते हैं। बट वो क्या हुआ, इसको अपनी लिखित भाषा में उतारने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करा हमने कि मेरा एक सेंटेंस पूरा हो गया है तो मैं ये वाला साइन लगा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी सांस लेनी है बीच में, मैं ये वाला साइन लगा रही हूँ। तो बस विराम चिन्ह इज ऑल अबाउट दैट कि लिखित रूप में रुकने या विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही उसी को बोलते हैं विराम चिन्ह ना। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने इन्हें 30 इनकी संख्या बताई है 20। ठीक है, लेकिन अच्छा एक चीज़ और है कि क्या है, इस बात पे कभी भी एक मत नहीं हुआ है। कहीं भी आपको मिल जाएगा कि 12 संख्या, कहीं विराम चिन्ह की 14 संख्या, कहीं 33। तो ये ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चन पे हमारा एक मत नहीं होता है वो क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जा सकते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि विराम चिन्ह टोटल कितने होते हैं। ठीक है, ये ध्यान नहीं रखना है, बस विराम चिन्हों का यूज आपको आगे आगे पढ़ते जाना है। ओके, विराम चिन्ह का से सेंटेंस पे कितना असर पड़ता है देखते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों सेम सेंटेंस है। अब मैंने क्या करा है, कॉमा को मैंने रोको के बाद लगाया है, ए को मत के बाद लगाया है। अब मैं पढ़ कैसे रही हूँ, रोको, थोड़ा सा रुकी, मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोक लो, मत जाने दो। नेक्स्ट इज रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोको मत, उसको जाने दो। तो केवल एक कॉमा के यूज से दोनों सेंटेंसेस की क्या है, मीनिंग डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया विराम चिन्ह का प्रयोग। अब विराम चिन्ह होते कितने हैं, तो जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हैं पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जिसको ऐसे करके हिंदी में बनाते हैं, इंग्लिश में इसको पॉइंट डॉट से बना देते हैं। अर्धविराम सेमीकोलन ऐसे करके बनाते हैं। अल्प विराम कॉमा, इसको ऐसे बनाते हैं। उपविराम कॉलन, इसको 2 डॉट्स के रूप में बनाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह दैट इज क्वेश्चन मार्क, इसको ऐसे बनाते हैं। योजक चिन्ह हाइफन, इसको डैश के रूप में बनाते हैं। कोष्ठक चिन्ह और ब्रैकेट्स, इसको ऐसे बनाते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह ये रहा। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये रहा। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह ये रहा। ओके, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह। ओके, या इसको हंसपद भी बोलते हैं। लोप, रेखांकन, पुनरुक्ति चिन्ह, टीका सूचक, अध्याय समाप्ति, तुल्य सूचक, दीर्घ उच्चारण चिन्ह और पाद बिंदु या नुक्ता। ओके, अब देख लेते हैं विराम चिन्हों के नियम। ओके, पहला है पूर्ण विराम, जिसको बोलते हैं फुल स्टॉप, जिसका मार्क ये वाला होता है। तो जैसे हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं, इसी प्रकार लिखते समय जब वाक्य खत्म हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे लिखते समय जब हम बोलते हैं किसी बात को, जब हमारी बात खत्म हो जाती है तो उसको विराम देते हैं, अपनी बात को थोड़ा सा रुकते हैं, फिर बोलते हैं। इसी प्रकार लिखते टाइम भी क्या है, जब वाक्य मेरा खत्म हो जाता है तब हम तब हम वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ओके, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य को छोड़कर हर जगह किया जाता है। कोई भी सेंटेंस तुम्हारा बोल रहे हो तो हर जगह क्या यूज करोगे, पूर्ण विराम। केवल प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, और विस्मयवाचक वाक्य छोड़कर, क्योंकि उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। ओके, प्राचीन भाषा में पद्यों में यति के स्थान पर, प्राचीन भाषा में मतलब पुराने टाइम पर जो श्लोक वगैरह लिखे जाते हैं तो उनमें पद्यों का मतलब समझ में आता है।
पद्य मतलब गद्य और पद्य दो टर्म्स होती हैं। गद्य जो स्टोरीज टाइप में होती हैं, पद्य जिनको गाकर गाया जा सकता है जैसे, या फिर श्लोक वगैरह, ठीक है। पद दोहे वगैरह सारे पद्य में आते हैं, ठीक है। कविता दोहे श्लोक ये सारे पद्य में आते हैं क्योंकि उनको गाया जा सकता है। तो पद्य में यति के रूप, यति के स्थान पर, यति मतलब यति और गति, हिंदी में दो वर्ड्स मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगी, यति और गति। तो यति का मतलब होता है रुकना, और गति मतलब उसको स्पीड अप करना, मतलब स्पीड देना, ठीक है। तो प्राचीन समय में पद्यों में यति के स्थान पर, मतलब पुराने टाइम पे जो श्लोक लिखे जाते थे उनको थोड़ा सा विराम देने के लिए यहाँ पे यूज करा जाता था। जैसे एक सिंपल सेंटेंस ले रही हूँ, मैं कल पार्क में खेल रहा था, तो पूर्ण विराम लगाया मैंने। अब नेक्स्ट मैंने श्लोक लिया है, ये सभी ने ज्यादातर सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। सभी को पता है ये गीता से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फल की इच्छा ना करते हुए वो केवल अपना कर्म करते जाए और बाकी सब भगवान पे छोड़ दे, है ना। तो अब इसमें क्या था, यति, ये फर्स्ट पूर्ण विराम देख रहे हो, यति यहाँ पे रुकने के लिए इसको यूज करा गया है ना। अब नेक्स्ट देख रहे हो, डबल दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इससे थोड़ा सा ज्यादा रुकना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब चीज क्लियर है, पूर्ण विराम कोई ज्यादा टफ नहीं है, केवल सीधी सी बात है, नॉर्मल कोई भी सेंटेंस आ रहा है उसके पीछे लग रहा है, और केवल इसमें श्लोक में ये पीछे लगता था इनमें पुराने टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्प विराम, जिसको बोलते हैं कॉमा। कॉमा सभी जानते हैं, कॉमा बहुत कॉमन है। तो वाक्य के बीच में विराम उत्पन्न करने के लिए विराम चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। तो जब वाक्य भी हमें पूरा नहीं करना है, बीच में थोड़ा सा विराम लेना है, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, अल्प विराम। यह सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह है। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है मेरा अल्प विराम, ठीक है ना। यूज देखते हैं थोड़े बहुत इसके। किसी किसी वाक्य में दो या दो से ज्यादा समान पद वाले शब्दों के बीच, मीन्स कोई भी समान पद आ रहे हैं, जैसे सेब, केला, चीकू, अनार मैंने यहाँ पे लिया, तो सारे क्या है, फल ही तो है, तो समान पद है, दो से ज्यादा है, तो उनके बीच क्या है, मैं कॉमा यूज करूंगी। तो सेब, केला, सेब कॉमा केला कॉमा चीकू, और लास्ट वाले के पहले और लगाते हैं, सबको पता होगा। तो सेब, केला, चीकू और अनार कल खाना, ठीक है। नेक्स्ट है संबोधन, शब्दों के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी संबोधन शब्द यूज कर रहे हो या फिर किसी को भी संबोधित कर रहे हो, तो संबोधन शब्द मतलब अरे, वाह, हाय, ये सब यूज करते हैं। तो वो संबोधन शब्दों के बाद में कॉमा लगता है। और या फिर किसी को संबोधित कर रहे हो, मतलब संबोधित मतलब किसी से बोल रहे हो कुछ, जैसे अरे तुमने क्या कर दिया, तो अरे एकदम संबोधन शब्द है, तो इसके बाद मैंने क्या करा, कॉमा यूज करा। अब नेक्स्ट वाक्य है, राम तुम कल पढ़ोगे, सॉरी, राम तुम कल पढ़ोगे। तो राम मैं संबोधित करके तो बोल रही हूँ, राम तुम कल पढ़ोगे, ठीक है, तो संबोधित कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा यहाँ पे लगेगा कॉमा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कुछ अव्यय, जैसे पर, परंतु, किंतु, तो, लेकिन भी, इसलिए, अतः, क्योंकि, तथापि, बल्कि। अब इनको याद करने मत बैठ जाना, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होंगे, लिख लेंगे और उनको याद करने बैठ जाएंगे, याद करने नहीं बैठना है, समझ लेना है बस कि पर, परंतु, किंतु मतलब लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे वाले शब्द, इसलिए, क्योंकि, यथा, ऐसे करके ये सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो सॉरी, वाक्य के बीच में आए तो इनसे क्या, पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठो नहीं, बल्कि कुछ काम भी करो, तो बल्कि आया, बल्कि के पहले मैंने क्या लगाया, कॉमा, ठीक है। मैंने ऐसा किया क्योंकि, तो मैं ऐसा किया के बाद में लगाऊंगी क्योंकि, फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस स्टार्ट होगा, हाँ, नहीं, अच्छा, बस, सचमुच, वस्तुतः, ठीक, मतलब ये सब वर्ड्स आ रहे हैं, तो इनके बाद क्या है, इनका प्रयोग करोगे। जैसे हाँ मैं वहां जाऊंगा, नहीं मैं वहां नहीं गया था, अच्छा, अच्छा तुम वहां जाओगे, बस इतनी सी बात है, सचमुच ऐसा होता है क्या, वस्तुतः, ठीक, मैं कल आ जाऊंगा, सचमुच क्या ऐसा संभव है, तो मैंने कॉमा का यूज करा, ठीक है। नाउ कॉमा का यूज इतनी तो समझ में आ गए होंगे आपको, आई होप। किसी शब्द को दो तीन बार दोहराने के समय उनके बीच में, मतलब किसी शब्द को दो तीन बार तुमने रिपीट करा, जैसे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो नहीं 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 जितनी बार भी यूज करो ना, नहीं नहीं नहीं, तो उनके बीच में क्या लगेगा, सबके बीच में कॉमा, ओके। महीनों की, ओ सॉरी, दिनांक और महीने को और सन को अलग करने के लिए, ठीक है। मीन्स 3 जुलाई 2024 लिखा है, तो मैं 3 जुलाई इसको सेपरेट कर दूंगी, किससे, सन से, लास्ट की जो सन दी गई है मैं उससे इसको सेपरेट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने कॉमा, ठीक है।
तो कोई भी डेट दी गई है, डेट को सन को अलग कर दिया जाता है और उसमें महीना और डेट आगे रह जाती है। ओके। वाक्य में आए हुए युग्म शब्दों को अलग दिखाने के लिए, अब युग्म मतलब पेयर्स, पेयर्स सब पेयर्स जो शब्द होते हैं उनको, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो वाक्य में आए युग्म शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए, तो भगवान, अमीर और गरीब, राजा और रंक में कोई फर्क नहीं करता है। इसमें युग्म शब्द कौन से हैं? अमीर और गरीब, राजा और रंक, ठीक है। अमीर गरीब राजा रंक युग्म शब्द हो गए। अब इनको अलग अलग करना क्यों जरूरी था? नहीं तो इनको क्या समझते गरीब राजा या गरीब राजा लगता है ना। तो भगवान अमीर और गरीब कौमा राजा और रंक में कोई फर्क नहीं करता है, ठीक है। किसी उक्ति से के पहले की के स्थान पर, उक्ति मतलब किसी कुछ बोला गया है, कुछ सेंटेंस है, किसी के वर्ड्स हैं, ठीक है। मोहन ने कहा था कि वह मेरे साथ नहीं जाएगा, तो मैंने की के जगह क्या कर दिया? कॉमा लगा दिया यहाँ पे। मोहन ने कहा वह मेरे साथ नहीं जाएगा। अब मोहन ने जो कहा था मैंने एज इट इज लिख दिया, वह मेरे साथ नहीं जाएगा, वह मेरे साथ नहीं जाएगा, तो केवल की जगह क्या यूज कर दिया मैंने? कॉमा। तो उक्ति से पहले की के स्थान पर, ओके, मतलब उक्ति से पहले, ठीक है, और की के स्थान पर, ओके। नेक्स्ट इज अर्धविराम, जिसको बोलते हैं सेमीकोलन, जिसको एक डॉट और ये कॉमा ऐसे करके लगा होता है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा देर लगे। अभी अल्प विराम कॉमा पड़ा था, कॉमा से इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन पूर्ण विराम से इसमें कम टाइम लग रहा है। जैसे पूर्ण विराम था, पूर्ण विराम से क्या है, इसमें कम टाइम लग रहा है, लेकिन अल्प विराम से ज्यादा टाइम लग रहा है, ओके। अब क्या है, अर्धविराम के स्थान पर अल्प विराम का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये कॉमनली हम लोग यूज नहीं करते हैं वर्ड्स, ठीक है, किताबों को छोड़कर। नॉर्मली कोई भी चीज लिख रहे हो तो हम लोग मोस्टली क्या है, एक तो पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाता है, एक इसका हो जाता है क्वेश्चन मार्क, और ये सब ये थोड़ा सा कॉमन है, ये थोड़ा सा अनकॉमन जो मार्क है इसको कम यूज करते हैं। तो क्या है, अर्धविराम के स्थान पर हम अल्प विराम का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस है, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और फूल खिल गए। तो सूर्योदय हो गया के बाद मैंने क्या लगाया? अर्धविराम, ठीक है। तो अर्धविराम क्लियर हुआ कि इसकी जगह पे अल्प विराम का भी यूज कर लेते हैं। और अर्धविराम होता क्या है कि पूर्ण विराम से इसमें कम समय लगता है, लेकिन अल्प विराम से ज्यादा समय लगता है, ठीक है। चलो, अब है उपविराम, जिसको बोलते हैं कॉलन, इसको दो डॉट्स ऐसे करके डिनोट करते हैं, ओके। किसी बात पर जोर देने के लिए या किसी शब्द को अलग से दर्शाने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी बात पे तुम्हें जोर देना हो या फिर किसी शब्द को अलग से दर्शाना हो, उसके लिए उपविराम का प्रयोग करते हैं। अब इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि अपूर्ण विराम कैसे कहते हैं, तो उपविराम को ही अपूर्ण विराम कहते हैं। लिखित संवाद प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, पाठ का परिचय देने के लिए, दो संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए, निबंध या पुस्तक आदि के शीर्षकों को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। इन चीजों में इसका प्रयोग करा जाता है। अब इनके एग्जांपल्स देख लो। जैसे विवान, कल तुम कहाँ जा रहे हो? तो विवान ने बोला, तो ये संवाद वाली बात आ रही थी कि संवाद में, लिखित संवाद का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी स्कूल में नाटक होने वाला है, प्ले होने वाला है, उसकी रिटन जो स्क्रिप्ट दी जाती है ना, जैसे विवान की ये लाइंस हैं, ठीक है, तो वहां इसको यूज करते हैं, ठीक। अब शीर्षक पे था कि शीर्षक को स्पष्ट करने के लिए, तो माँ, ममता की प्रतिमूर्ति, मैंने शीर्षक को और स्पष्ट करा, ठीक है। मैं और मेरा भाई बहुत खुश थे, दो सेंटेंसेस को था कि जोड़ता है, तो मैं और जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो मैं और मेरा भाई बहुत खुश थे, हम घूमने जा रहे थे, ठीक है। अब ये निबंध या पुस्तक में हम लोग ये तो सबने कॉमनली देखा होगा, हिंदी में सभी ने ये ऐसे जरूर लिखा होगा, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, ठीक है। तो इस चिन्ह का प्रयोग क्लियर हो गया होगा, ओके। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो, मतलब जहां पे कोई भी भाव आ रहा है कि वो कुछ पूछ रहा है, बस वहां पे क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करा जाता है। क्या तुम कल खेलने गए थे? तो प्रश्नवाचक हुआ। अब क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, तो ये सब शब्द आ जाते हैं, तो वहां प्रश्नवाचक होता है। अब ये ना भी हो तब भी प्रश्नवाचक होता है, कैसे? उसका बस भाव, देखा था, भाव होना चाहिए, प्रश्न पूछने का भाव होना चाहिए। तो मैं भी खेलने चलूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं भी खेलने चलूं, अच्छा टोन से कितना चेंज हो जाता है,
मैं भी खेलने चलूं, मैं भी खेलने चलूं। तो ये मैं क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, मैं भी खेलने चलूं, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। योजक, योजक को बोलते हैं हाइफन, जिसको ऐसे करके डिनोट करते हैं। ओके, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मीन्स दो शब्दों में परस्पर, ये इजी होता है, इसमें केवल क्या है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसे संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, तो संयोजक चिन्ह किसको, योजक चिन्ह को कहा जाता है। निर्देशक चिन्ह भी कहा जाता है किसको, योजक चिन्ह को। सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है योजक चिन्ह को। ठीक है, तो इसके 3 नाम हो गए, इनको याद रख लेना है। ठीक है, अब तुलना सूचक शब्द सा सी से के पहले, मीन्स तुलना सूचक मतलब किसी की तुलना, किसी को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तुलना सूचक जो शब्द होते हैं सा सी से, उनके पहले कैसे, चंद्र सा, पुष्प सी, तो चंद्र सा सुंदर, पुष्प सी कोमल, तो इनके लिए सा सी, इनमें क्या है, बीच में डैश यूज कर रहे हो। ठीक है, दो शब्दों को अलग करने या मिलाने के लिए, कैसे, चाय कॉफी, इसको या तो मैं अलग कर रही हूँ या फिर मिला के लिख रही हूँ, कुछ भी समझ लो। लेकिन चाय कॉफी के बीच में मैंने क्या चिन्ह यूज करा, योजक चिन्ह। ठीक है, सुनी अनसुनी, बीच में योजक चिन्ह। अब संख्या अथवा उनके अंशों को शब्दों में लिखने के लिए, जैसे संख्या अथवा उनके अंशों मतलब जैसे 1/4, 2/3, तो ये क्या है, बीच में मैं इसका यूज कर रही हूँ हाइफन का। ओके, नेक्स्ट है स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों में। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द मतलब स्त्री पुरुष एक साथ आ रहे, स्त्री पुरुष पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, तो इनके बीच में भी क्या है, इनका यूज करा जाता है। ओके, द्वंद्व समास के बीच में, अभी द्वंद्व समास के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको क्या है, सामासिक चिन्ह भी कहते थे। ठीक है, द्वंद्व समास, अन्न जल, अच्छा द्वंद्व समास में क्या होता है कि बीच में क्या है, एवं और ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको हटा के हम ये चिन्ह यूज कर लेते हैं। तो अन्न जल, अन्न और जल की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, अन्न जल, अपना और पराया, अपना पराया, तो बीच में यूज कर रही हूँ मैं योजक चिन्ह। ओके, एक जैसे दो शब्दों या विलोम शब्दों के लिए, एक जैसे दो शब्द या तो कभी कभी एक जैसे हैं या तो बिल्कुल विपरीत हैं, दिन रात। ठीक है, तो योजक चिन्ह को बस थोड़े से एग्जांपल्स देख लेना है। मोस्टली ये क्या है, हिंदी जिसने जिसने पढ़ी है तो सबको ये पता ही रहता है कि यहाँ बीच में डैश लगता है, सबने ये वर्ड्स पढ़े होते हैं ना। नेक्स्ट इज कोष्ठक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट अब तीनों में से कोई भी यूज करा जा सकता है, इनका कोई स्पेसिफिक यहाँ पे ऐसा यूज नहीं है, केवल मैथ्स में, इनको तो मैथ्स में ही अलग से यूज करते हैं कि पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। हिंदी में कैसे यूज होते थे कि रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक और मंजिला कोष्ठक, है ना। तो इसमें क्या है, इनमें कोई भी यूज कर सकते हैं कोष्ठक के लिए। ठीक है, तो वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, मतलब शब्द जो बीच में आए हैं उनका मुझे अर्थ स्पष्ट करना है, और तो इसके लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या किसी शब्द या अंश को विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए, यहाँ मैंने विस्तृत रूप तो प्रदान कर दिया है ब्रैकेट में लिख के। ठीक है, विस्तृत रूप मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी क्या है, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन, मतलब ब्रैकेट में मैंने लिखा है रावण का वध होता है, तो दशानन को क्या है, मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, उसके पद का अर्थ लिखा है, अर्थ को स्पष्ट किया है कि हो सकता है किसी को दशानन पता है, किसी को नहीं पता है, तो मैंने क्या करा है, कोष्ठक में उसको रावण करके लिख दिया है। तो इसलिए इसका प्रयोग होता है एक तो ना। नेक्स्ट है क्रिया के दो भेद सकर्मक और अकर्मक होते हैं। अब मैंने क्या है, इसको विस्तृत रूप प्रदान करें, एक्सप्लेन कर दिया है। क्रिया के दो भेद होते हैं, मैं नॉर्मल लिख सकती थी, मैंने उसको एक्सप्लेन करके भी लिख दिया है कि सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो ये हुआ कोष्ठक। अब नाटकीय संवाद में, नाटकीय संवाद मतलब नाटक में जो भी संवाद चल रहा है वहां जैसे कृष्ण मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं है पार्थ, तो क्या है, कभी नाटक चल रहा है उसमें लिख के भी आता है कभी कभी, या फिर जैसे जो नाटक प्ले कर रहा है उसको स्क्रिप्ट मिलती है, तो स्क्रिप्ट में भी ऐसे लिखा होता है कि जैसे कृष्ण, उनको मुस्कुराना है जो कृष्ण बने हुए हैं, तो कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा नहीं है पार्थ। ठीक है, तो वहां पे कोष्ठक का प्रयोग कर रहे हो। क्रम संख्या मीन्स क ख ग घ, ब्रैकेट्स में यूज करते हो 1 2 3 4 वो सारे। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट का यूज। नाउ नेक्स्ट इज उद्धरण चिन्ह, मतलब इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा को ऐसे करके यूज करते हो और ये ऐसा बनता है। ठीक है, तो किसी के महत्वपूर्ण शब्दों को ज्यों का त्यों बताने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
जैसे किसी के वर्ड्स हैं, किसी ने कुछ कहा है तो उसके शब्दों को क्या है, मैंने ज्यों का त्यों रखना है, मतलब कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, एज इट इज रखना है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगी, उद्धरण चिन्ह का। ठीक है, इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं, तो उद्धरण चिन्ह को ही अवतरण चिन्ह कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इकहरा उद्धरण चिन्ह मतलब जिसमें एक का यूज होता है, एक एक होते हैं ये, और दोहरा उद्धरण चिन्ह जिसमें डबल होते हैं। ठीक है, मीन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, अब इसका यूज देख लेते हैं। पुस्तक का शीर्षक, रचना, उपनाम या उपाधि, मतलब किसी भी पुस्तक का शीर्षक लिख रहे हो या फिर किसी की रचना, एक ही बात होती है। उपनाम, किसी को क्या उपनाम या उपाधि दी गई है उसके लिए, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब ये निराला जो है ना, ये इनकी उपाधि है। ठीक है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो हरिऔध उनकी क्या है, उपाधि है। वैसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये उपाधि है। अब उपाधि को मैंने क्या करा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यूज कर लिया है। ओके, अब जैसे रचना की या पुस्तक का शीर्षक या फिर रचना की बात कर रही हूँ, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, कालिदास जी की रचना है, तो इसको भी मैंने क्या करा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यूज करा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज कहावतें या प्रसिद्ध पंक्तियों के लिए। तो कहावतें मतलब जो पुराने टाइम से जो बातें चली आ रही हैं, कही जाती हैं, उनको कहावतें बोलते हैं। और प्रसिद्ध पंक्तियों के लिए मतलब किसी महापुरुष ने अगर कोई पंक्ति बोली है तो उनके लिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो बात कही थी, मैंने उसको एज इट इज लिखा है, मैंने उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। ठीक है, तो प्रसिद्ध पंक्तियों के लिए या फिर कहावतें कुछ भी कही जाए तो उनको किस में यूज करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ओके, नेक्स्ट इज विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन साइन। ये भी मोस्टली सबने पढ़ा होता है, थोड़ा सा कॉमन है ये। तो एक्सक्लेमेशन साइन ऐसे बनता है, सबको पता है। वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी वाक्य में हर्ष आ रहा है, हर्ष मतलब खुशी, विषाद दुख, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, तो ये किसी भी कोई भी इमोशन अगर आती है वाक्य में, तो इनके लिए किसका प्रयोग करते हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। ओके, जैसे अरे तुमने अरे ये क्या कर रहे हो, तो एकदम से मैं अचानक से बोली अरे ये क्या कर रहे हो, मैं आश्चर्य में पड़ गई किसी चीज के लिए, वाह क्या सुहावना मौसम है, तो मुझे हर्ष हो रहा है इसको देख के, मैं खुश हो रही हूँ इसको देख के। ठीक है, वाह कितना सुहावना मौसम है, तुमने क्या कर दिया। ठीक है, तो इसमें सब में क्या है, क्योंकि ये इनमें कोई ना कोई इमोशन आती है, अचानक से आ रही है, तो इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। ओके, किसी के प्रति शुभकामना या सद्भावना प्रकट करने के लिए, जैसे शुभकामना प्रकट करने के लिए सद्भावना मतलब जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है, देवी देवताओं को संबोधित करने के लिए, जैसे हे प्रभु आपके अलावा मेरा है कौन, मैं भगवान जी को संबोधित करके बोल रही हूँ, तो मैंने हे प्रभु के बाद क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन साइन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, चलो अब है लाघव चिन्ह। लाघव मतलब एब्रीविएशन साइन, ये साइन ऐसे बनता है। ठीक है, जब किसी बात को संक्षिप्त रूप में लिखा जाए वहां लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी बात को मुझे संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में लिखना है, संक्षिप्त मतलब छोटा, छोटा करके लिखना है, वहां मैं लाघव चिन्ह का प्रयोग करती हूँ। अब इसे संक्षेप सूचक कहा जाता है, क्योंकि संक्षेप करके लिख रही हूँ, छोटा करके लिख रही हूँ, तो इसे संकेत चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके दो नाम हो गए। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के लिए क्या है, डॉक्टर कभी कभी पूरा लिखा होता है, बट क्या है, जैसे मोस्टली क्या है, जैसे किसी का नाम यूज करते हैं, डॉक्टर दिस वन, डॉक्टर दिस, डॉक्टर दिस, तो नाम के आगे क्या है, डॉक्टर ऐसा यूज कर देते हैं। तो क्या है, मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, मीन्स उसका संक्षिप्त रूप लिख दिया है, इसको मैंने लाघव चिन्ह लगाकर उसको डिनोट कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश को उप्र नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश। ओके, जैसे शादी के कार्ड में लड़कों के आगे ची लगा होता है और लड़कियों के आगे 100 लगा होता है, मतलब लड़कियां 100 सुनाएंगी, लड़के ची भी नहीं कर सकते हैं ठीक है, जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ची का मतलब होता है चिरंजीव। ठीक है, बीए, आप जैसे बीए एमए कुछ भी यूज करते हो तो वहां भी लाघव चिन्ह का प्रयोग कर रहे हो। ओके,
चलो, अब है निर्देशक चिन्ह जिसको डैश बोलते हैं। अब योजक चिन्ह बोल रहे हो, योजक चिन्ह भी ऐसे करके था, ये भी ऐसा है। तो ये क्या है, योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता था, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ना। किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को लिखने से पहले, ठीक है, मतलब कोई भी कथन किसी ने बोला है तो उसको लिखने से पहले हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं। इसका आकार क्या है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। योजक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़ा सा और बड़ा होता है उससे, ठीक है, ऐसे करके। गांधी जी ने कहा डैश इन्वर्टेड कॉमा, सत्य अहिंसा से ही हम देश को आजाद करा सकते हैं, जो कि सरासर झूठ था। तो गांधी जी ने कहा क्या, कि सत्य अहिंसा से ही हमारा देश आजाद हो सकता है या हम देश को आजाद करा सकते हैं। तो मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, लेकिन डैश, जैसे कॉमा कर रहे थे, कॉमा की जगह हमने डैश को यूज कर लिया, ठीक है। राम, कैसे हो मोहन, तो इसे चैप्टर्स में लिखी होती कि राम ने बोला कि कैसे हो मोहन, तो राम डैश कैसे हो मोहन, ठीक है। तो निर्देशक चिन्ह क्या है, किसी भी कथन को लिखने के लिए जिसने कहा है उसके पहले लगाते हैं, कथन से पहले, है ना। नेक्स्ट इज विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह क्या है, साइन ऑफ फॉलोइंग, ये वाला साइन बनता है विवरण चिन्ह के लिए, ठीक है। तो वाक्य या वाक्यांश के विषय में कुछ सूचना या निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, या फिर वो वाक्य हो सकता है, मतलब वाक्य मतलब कंप्लीट वाक्य होता है, वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश, मतलब आधा वाक्य, जो पढ़ाए थे ना फर्स्ट वाले पार्ट में, वर्णमाला के फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ाए थे। तो वाक्य या फिर वाक्यांश, तो वाक्यांश या फिर वाक्य दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उनके विषय में क्या है, कुछ सूचना या निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग करा जाता है, ओके। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अब ये मेरा वाक्य है, वाक्यांश है, वाक्य है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट, मेरा बात मेरी क्या है, कंप्लीट हो गई है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अब मैंने क्या करा, उसको उसकी सूचना या निर्देश या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या करा, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। उसके बाद सकर्मक अकर्मक मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दी, बता दी, है ना। पुरुषार्थ 4 होते हैं, विवरण चिन्ह, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। ये मोस्टली यहाँ पे यूज सबने देखा होगा कि जैसे लिखा है या फिर उदाहरण लिखा है, उनके आगे विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। चलो, अब है विस्मरण चिन्ह, जिसको ऑब्लिवियन साइन बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके बनाते हैं, ठीक, उल्टा भी लग रहे हैं। लिखते समय जब कोई शब्द अंश छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। ये हमने छोटे पे बहुत यूज करा हुआ है। इसे त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहा जाता है, या इसे हंसपद भी कहते हैं। तो इसे त्रुटि पूरक चिन्ह या फिर हंसपद, दोनों चीजें इसको विस्मरण चिन्ह को बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये पूरा सेंटेंस था, बट मैंने क्या करा, स्वराज मेरा अधिकार है मैंने जन्मसिद्ध लिखना भूल गई, तो मैंने क्या करा, बीच में ऐसे करके लगा के मैंने ऊपर लिख दिया जन्मसिद्ध। तो ये वाला हमने बहुत यूज करा हुआ है, फिलहाल मैंने तो बहुत यूज करा है इसको छोटे पे। तो फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मैं इसको विस्मरण चिन्ह को यहाँ यूज कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ना टू बी कंटिन्यूड बी। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में लगभग हमने आधे विराम चिन्हों को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग बचे हुए सारे विराम चिन्ह को कवर करेंगे, ओके। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।